हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका शिक्षा सुगम में हृदय से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय को ले रहे हैं और इस गणित में हमारी जो प्रथम प्रश्नावली है, जो प्रथम अध्याय है, उसका हम अध्ययन करेंगे। और हमारा प्रथम अध्याय है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या में हम इस अध्याय में एक भूमिका के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में लेंगे और मेरा विश्वास है कि मैं आपको 100% सही समझने वाले तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और आप एक ही बार में इसे समझ लेंगे। ध्यान रखें, जब आप वीडियो देख रहे हैं तब आपको ईयरफोन का इस्तेमाल करना है और आपके हाथ में पेन और कॉपी होने चाहिए ताकि आप मैं जो बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन करते रहें। ठीक है, अपना ध्यान भटकाने का प्रयास नहीं करें। हम इस पूरी प्रश्नावली को 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। हमारे प्रथम पार्ट में है 1.1 भूमिका और 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर वास्तविक संख्याएं। कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे और इस पूरे चैप्टर की हम बात करें तो 1.2 और 1.3 में हम धनात्मक पूर्णांकों के 2 महत्वपूर्ण गुणों से हम चर्चा को प्रारंभ करेंगे। और ये गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी कि कलन विधि यानी कि भाग विधि, और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें हम गुणन की बात करेंगे। जैसा कि नाम से विदित होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पूर्णांकों की विभाज्यता या भाज्यता से संबंधित है और साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिदम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से क्या होगा, छोटा होता है। ठीक है, a और b होगा और इसमें जो r रिमाइंडर प्राप्त होगा वो हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। ठीक है, यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, लेकिन पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित इसके कई अनुप्रयोग हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जो इसके अनुप्रयोग हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी ओर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध है वो धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। आप पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त करते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारा 15 है तो ये 15 है वो 3 और 5 का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, पुनः ये परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, लेकिन गणित के क्षेत्र में इसके बहुत व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग हैं और यहाँ हम 2 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। और साथ ही आपने कक्षा 9 में सीखा होगा अपरिमेय संख्या, तो यहाँ हम अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता को सिद्ध भी करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी खोज करेंगे कि किसी परिमेय संख्या, मान लीजिए कि वो p/q है, का दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे और ऐसा हम p/q के q जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड को देख करके ज्ञात करेंगे। आप देखेंगे कि q के अभाज्य गुणनखंडन से p/q के दशमलव प्रसार की प्रकृति का हमें पूर्णतः पता लग जाएगा। ठीक है, तो सीधा चलते हैं हम 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और एक पहेली है हमारे सामने और वो पहेली बहुत ही शानदार है, आप इसे देख सकते हैं। होता क्या है कि एक विक्रेता सड़क पर किनारे अंडे बेचता रहता है और एक आलसी व्यक्ति है वो उसे देखता है और उससे वाक युद्ध प्रारंभ करता है और बात आगे बढ़ जाती है। और तभी क्या होता है कि वो
जो आलसी व्यक्ति है वो अंडों की टोकरी को उठा करके सड़क पे फेंक देता है, जिससे उसके अंडे फूट जाते हैं और विक्रेता पंचायत बुलाता है और पंचायत में मुद्दा उठाता है कि उसके टूटे हुए अंडों का मूल्य का भुगतान उसे किया जाए। तो उससे पूछा जाता है कि आपके कितने अंडे टूटे हैं या कितने रुपयों का नुकसान हुआ है। तो वो अंडों को एक पहेली के रूप में उनकी संख्या को कहता है। वो एक बार कहता है कि 2 गिनने पर 1 बचता है। अगर हम उनको 2-2 के ग्रुप में गिने, ठीक है, तो लास्ट में क्या बचेगा, 1 बचता है। अगर हम 3-3 के गिने तो 2 बचते हैं, 4 के गिने तो 3, 5 के गिने तो 4 बचेंगे और 6-6 गिनने पर 5 लास्ट में बचते हैं और 7-7 गिनने पर कुछ भी लास्ट में नहीं बचता। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि अंडों की संख्या ऐसी संख्या है जो 7 का गुणज है, ठीक है, वो क्या आ जाएगी, हमारी अंडों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट में वो ये भी कहता है कि मेरी टोकरी में 150 से ज़्यादा अंडे नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर उसने 2 शर्तें भी बता दी हैं। शर्तें तो वैसे इसने खूब सारी बताई है, लेकिन हमारे सामने ये बहुत ज़्यादा काम करेगी। और 150 भी बताया है। तो अंडे कितने थे, तो आइए इस पहेली को हल करने का हम प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए कि अंडों की संख्या है वो हमारे सामने ए है। अंडे कितने हैं, ए। अब उल्टे क्रम में कार्य करते हुए हम देखते हैं कि ए जो संख्या है वो 150 से छोटी या बराबर भी हो सकती है। अब बराबर इसलिए नहीं होगी क्योंकि 7 का भाग 150 में पूरा पूरा जाता नहीं है, ठीक है, इसलिए छोटी होगी। यदि 7-7 गिने तो कुछ नहीं बचेगा, तब इक्वेशन क्या रहेगी, तब इक्वेशन ये रहेगी, a बराबर 7p। जो p है वो एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, और शून्य कुछ भी नहीं बचता है। तो यही यूक्लिड की परिमेय है एक, ठीक है, यही यूक्लिड की एक परिमेय है। इसी को ही हम आगे बात करेंगे। तो ये न्यूमेरिक काउंट्स में जो पहले दी गई थी उसी का एक परिवर्तित रूप है, ठीक है। तो ये पहले ही आगे बढ़ करके क्या करती है, यूक्लिड की अवधारणा को समझाने का प्रयास करती है, ठीक है। तो यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिए कि 6 जब गिनते थे तो 5 बचेंगे, तब इक्वेशन इस प्रकार लिखी जाएगी। अंडों की संख्या ए, 6 गिनते हैं तो इसका एक गुणक ये आता है और लास्ट में 5 बचते हैं। और इसे अगर 5-5 गिना जाए तो 4 बचते हैं, इसको इस प्रकार लिखेंगे हम। और 4-4 गिनने पर 3 बचेंगे, तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, जहाँ पर टी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। और 3-3 गिनने पर 2 बचता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम इस प्रकार यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और 2-2 गिनने पर 1 बचता है, तो इसे कैसे लिखेंगे, इस प्रकार। तो उपरोक्त प्रत्येक स्थिति में हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक a और b हैं और b के मान 7, 6, 5, 4, 3, 2 हैं। इनमें a को b से भाग देने पर शेषफल हमें r प्राप्त होता है, ठीक है, जिसका मान 0, 5, 4, 3, 2, 1 आ रहा है और ये हमारे वो गुणज है, ठीक है। और r भाजक b से हमेशा छोटा होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे ही हम इस प्रकार के समीकरण लिखते हैं तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं। यही जो समीकरण है यही यूक्लिड प्रमेयिका है, ठीक है। आप अपनी पहेली पर वापस आने पर क्या आप कोई बात सोचकर बता सकते हैं कि इस पहेली को कैसे हल करेंगे। आप 7 के ऐसे गुणज खोजिए जो उपरोक्त सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो, ठीक है। तो लास्ट में आप प्राप्त करेंगे कि अंडों की संख्या कितनी है, 119 है, ठीक है। तो यहाँ हमारे सामने कुछ और एग्जाम्पल हैं जिनको हम उसी प्रमेय से सरल करने का प्रयास करेंगे। 17, 6, 5, 12 और 20, 4। तो जैसा कि हमने पहले वाले उदाहरण में किया था, यहाँ भी हम प्रत्येक युग्म के लिए संबंध लिखते हैं। जैसे कुल अंडों की संख्या AR लिख रहे थे, तो यहाँ A 17 है, तो 6 का गुणज कितना किया जाए, 6 दूने 12, तो शेष कितना बचता है, 5, ठीक है। तो 17 में 6 2 बार जाता है और शेषफल 5 बचता है। अब अगला रहा 5, तो यहाँ 5 है और इसका गुणज 12 रहेगा, तो 12 को किससे गुणा करें कि लास्ट में शेषफल 5 बचे, तो हम यहाँ 0 से गुणा करेंगे तो 5 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला है 20, तो 20 में हमें 20 किस प्रकार प्राप्त हो कि इसकी गुणज 4 में हो, ठीक है। तो 5 चौक 20 होते हैं और 0 शेष रहता है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि धनात्मक पूर्णांकों a और b के प्रत्येक युग्म के लिए हमने
ऐसी पूर्ण संख्याएं Q और R है वो ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, ये जितनी भी संख्या है ये हमारे लिए क्या आ रही है, ये हमारे लिए R है। और यहाँ पर ये जो संख्या आ रही है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए Q है। ठीक है, और R का मान है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, और B से ये क्या होगा, सदैव छोटा होगा। तो यहाँ पर Q और R शून्य भी हो सकते हैं, दोनों शून्य नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना, दोनों शून्य नहीं हो सकते हैं। अब आप धनात्मक पूर्णांक A और B के निम्नलिखित युग्मों पर हम बात करेंगे, जैसे इसके 10 और 3, 4 और 19, 81 और 3। ठीक है, तो जैसे आप 10 का ज्ञात करके मैं आपको बताता हूँ, 10 बराबर, तो 3 को किससे गुणा करें, तो 3 को 3 से करें, 3 3 9 प्लस एक रिमाइंडर बच जाता है, तो ये इसकी इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार इसकी भी इक्वेशन आप करेंगे और इसकी भी इक्वेशन आप करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है Q का मतलब है भागफल, क्वोटेंट। ठीक है, तो क्वोशेंट है इसका भागफल और शेषफल है इसका रिमाइंडर यानी कि R, जो ये है Q ये है। ठीक है, अब प्रमेय हम 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में विस्तार से बात करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यूक्लिड प्रमेय का है क्या, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर B Q प्लस R। ये हमें दो संख्याएं दे रखे होंगी। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है, भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना रहेगा, जहां R छोटा या बराबर होगा 0 के और B से होगा हमेशा छोटा। इस परिणाम की जानकारी संभवतः बहुत समय पहले मिल गई थी, लेकिन लिखित में इसकी जानकारी कहीं नहीं थी, और लिखित में इसका सबसे पहले यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 के अंदर इसका जिक्र किया गया था। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इसी लेमा पर आधारित है। अब अपन बात करते हैं, थोड़ा एल्गोरिदम के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में भी समस्याएं होती है, उनको सोल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं कि इसके बाद भी ये समस्या सोल्व होगी, इसके बाद में ये स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप वो चलती है। उसको ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं या फ्लो चार्ट कहते हैं। तो शब्द एल्गोरिदम है वो 9वीं शताब्दी में एक फारसी गणितज्ञ थे अल खवारिज़मी, इनके नाम से ही लिया गया है। और अलजबरा जो शब्द है वो भी इनकी एक पुस्तक है, हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, इससे लिया गया है। अब यहाँ प्रमेय का क्या है, प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में हम उपयोग में लेते हैं। तो ऐसी थ्योरम को हम क्या कहेंगे, प्रमेय का कहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में दो धनात्मक पूर्णांकों का ऐसे परिकलित करने की एक तकनीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे होंगे और उसका एक महत्तम समापवर्तक है वो हम परिकलित करेंगे इस विधि से। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक D है जो A और B दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। ठीक है, जो A और B को दोनों को क्या करेगा, पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और कुछ HCF लेकर के इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले एक उदाहरण लेकर देखें कि एल्गोरिदम किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, तो हमारे सामने दो धनात्मक पूर्णांक मिले हैं 455 और 42। इसका हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो किस प्रकार, तो यहाँ हमें सबसे पहले बड़ा पूर्णांक लेना है। 455 से हम प्रारंभ करेंगे। यूक्लिड की प्रमेयिका है, ये हमारा क्या है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा Q है, ये हमारा प्लस R है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 455 ले लिया, 42 को किससे गुणा करें कि इसके नज़दीकी संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हमें 420 मिलेगी, प्लस इसका रिमाइंडर मिल गया हमको 35। अब आगे क्या करना है, अब भाजक 42 और शेषफल
35 को लेकर के यूक्लिड प्रमेय का हमें उपयोग करना है। तो यह जो 42 है ये यहाँ आ जाएगा और 35 यहाँ बी की जगह आ जाएगा। जो रिमाइंडर हमारा होता है वो आगे चल के क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, यानी कि दूसरी पूर्णांक संख्या बन जाएगा। ठीक है। अब 42 हमें इस प्रकार प्राप्त करने हैं कि 35 को किसी संख्या से गुणा करना है और उसकी नज़दीकी संख्या प्राप्त हो जाए। तो 35 ही होगा, दूने में 70 हो जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 35 + 7 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 35 भाजक और सेंसफल 7 लेकर के हम यूक्लिड का प्रयोग करते हुए इसे आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये 35 था वो अब b से हमारे कन्वर्ट हो गया a में, और r था वो बन गया b। अब यहाँ आप देखेंगे कि 7 को 5 से गुणा करने पर रिमाइंडर है वो 0 प्राप्त हो जाता है हमें। ठीक है। तो यहाँ पर सेंसफल 0 आ गया। अब हमें आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्थिति वाला जो भाजक प्राप्त होगा, अर्थात 7 है ये भाजक b, जो b होता है ना, ठीक है, ये b है, क्या है आप बता सकते हैं इसको। तो 7 ही 455 और 42 का क्या है, HCF है। ठीक है। जिस समय लास्ट में उत्तर 0 आ जाए और यहां जो भी संख्या प्राप्त होगी हमें, वही हमारा HCF रहेगा। इसकी सत्यता की भी आप जांच कर सकते हैं 455 और 42 के सभी गुणनखंडों को लिख करके। ठीक है। और आप अपनी पुरानी विधि है जिससे आप HCF ज्ञात करते हैं, कॉमन लेकर के उस हिसाब से। तो इसका कारण है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को चरणों से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए कि हम यहाँ पर C और D ले रहे हैं, और C है वो बड़ा है D से, या जो भी बड़ा हो उसको अपने को पहले लेना है। और इसका HCF ज्ञात करने के लिए हम कुछ चरण लेते हैं। तो पहले चरण में क्या होता है, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे हम, इसलिए हम Q और R ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो C हमारा, जहाँ हम पहले A यूज़ कर रहे थे वो C हो गया अब। ठीक है। और D हमारे पास B है, और ये इसका कोटेंट भागफल और रिमाइंडर R, और ये शर्त है ही यहाँ पर। यदि R बराबर 0 हो जाए तो D पूर्णांकों C और D का HCF होगा। जैसे हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाता है तो ये जो D है वो क्या है, इन C और D पूर्णांकों का क्या रहेगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। इस प्रक्रिया को हमें तब तक जारी रखना है जब तक सेंसफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता है। इस स्थिति में जो भाजक हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या रहेगा, HCF रहेगा। यहाँ पर जो भी हमें प्राप्त होगा लास्ट में, वही इनका क्या रहेगा, HCF रहेगा। तो ये एल्गोरिदम इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि HCF यानी कि C और D का HCF है वो HCF DR, यानी कि D और R का HCF बराबर होता है। ठीक है। तो संकेत में हम कह सकते हैं कि HCF CD का अर्थ है C और D का HCF। ठीक है। अब यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं 4052 और 12576 का। ठीक है। तो 4052 व 12576 का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हमें A बना देना है। ठीक है। तो 12576 बड़ा है 4052 से। तो यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए यहाँ पर ये A का मान आ गया, ये हमारा B आ गया, ये हमारा Q आ गया, ये हमारा R आ गया। तो 12576 हमें किस प्रकार प्राप्त होंगे इस B से, तो इसको कितने से गुणा किया जाए कि इसकी नज़दीकी संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है। जैसे 3 से गुणा करेंगे तो शेषफल हमारे क्या बचता है, हमें 420 बचता है। क्योंकि शेषफल 420 आया है, 0 तो आया नहीं, इसलिए क्या होगा, ये B में बदल जाएगा। ये यहाँ B की जगह आ गया और ये यहाँ A की जगह आ गया। ठीक है। अब 420 को ऐसी संख्या से गुणा करना है जो इस 4052 के नज़दीकी संख्या प्राप्त हो जाए। तो 9 बार 420 करने पर हमें शेषफल 272 प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर 272 है, ये हमारे लिए B बन जाएगा। ठीक है। और ये 420 यहाँ A बन जाएगा। अब वापस करते हैं तो हमारे 148 प्राप्त होते हैं।
148 को यहाँ ले लेंगे, फिर वापस 124 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रोसेस को हम करते जाएंगे। 124 को यहाँ ले लिया, 148 यहाँ आ गए, फिर 24 को यहाँ ले लिया, 124 को यहाँ आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, 124 कैसे प्राप्त करें 24 से, तो यहाँ इसको 5 से गुना करने पर क्या हुआ, 120 आ गए, फिर 4 शेष रह गया। अब वापस 4 हमारा बी की जगह आएगा और 24 ए की जगह आएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब जो 4 भाजक है वो 12,576 और 4,052 का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इसका महत्तम समापवर्तक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, ये HCF 24/4 बराबर होता है HCF 124/24 का। ठीक है, तो इस प्रकार ये आगे तक का इनका जो HCF है वो इक्वल रहता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम न केवल बड़ी संख्याओं के HCF परिकलित करने में उपयोगी है, बल्कि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये उन एल्गोरिदमों में से एक है जिनका कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो अरिथमेटिक में एल्गोरिदम का उपयोग किया गया था। अब थोड़ी इनकी हम पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी टिप्पणी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दोनों एक दूसरे में अंतर्निहित है, लगभग समान हैं, और लोग प्राय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिदम को केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लिखा गया है, परंतु इसे सभी पूर्णांक शून्य को छोड़ करके सभी पर लागू किया जा सकता है। चलिए अब हम कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरण को हल करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि 2 के एक गुणज के रूप में, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, मान लीजिए कि a कोई धनात्मक, अब इसको सरल करते हैं, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और इसका दूसरा पूर्णांक है वो b है बराबर 2। ठीक है, क्योंकि सम है तो सम का मतलब ये हो गया कि ये 2 के गुणज के रूप में होगा। तो यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिदम से किसी पूर्णांक में जो q प्राप्त होगा वो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। इसलिए यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार r बराबर या 0 हो और r बराबर 1 हो, क्योंकि r है वो क्या होगा, इस 2 से हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। इसलिए a बराबर अपन 2q लिख सकते हैं या a बराबर 2q+1 लिख सकते हैं। यदि a बराबर 2q है तो एक सम पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सम पूर्णांक है। अब हम इसे +1 करें तो ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में भी लिखा जा सकता है। देखिए, इसे एक सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि ये हमेशा 2q के रूप में तो आएगा ही आएगा। अगर मान लीजिए कि रिमाइंडर बराबर 0 आ गया तो क्या होगा, एक सम पूर्णांक होगा। अगर मान लीजिए कि ये क्या हो, 0 से बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये 2 से क्या होगा, 2 से छोटा होगा, तो इसके बीच की संख्या 1 आएगी, तो इसलिए यहाँ पर +1 आ सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या हो सकता है, मैक्सिमम 2q हो सकता है, या a बराबर है वो 2q+1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और सरल से शब्दों में आप समझा सकते हो कि रिमाइंडर इसका क्या आ रहा है, किसके वो बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। ठीक है, बस इन चीज़ों को समझते ही ये सरल हो जाएगा। अगला एक उदाहरण लेते हैं, दर्शाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, जहां q एक
पूर्णांक है। यहाँ एक धनात्मक विषम पूर्णांक a लेकर प्रश्न को हल करते हैं और b बराबर यहाँ 4 लेते हैं, क्योंकि यहाँ BQ प्लस 1 आया है ना, तो ये b क्या है, ये हमारा 4 है। तो b बराबर 4 में विभाजन एल्गोरिदम का हम प्रयोग करते हैं। चूंकि इसका जो रिमाइंडर है वो b से क्या होगा, b से हमेशा छोटा होगा, मतलब 4 से छोटा होगा, और 0 से ये बड़ा भी हो सकता है, 0 से बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, और b से ये क्या होगा, b से r है वो छोटा होगा। ठीक है, इसलिए इसके संभावित मान क्या रहेंगे भाई, 4 से 0 से तो बड़ा होगा और 4 से क्या होगा, छोटा होगा, तो इसके बीच में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 0 भी लें, ठीक है, तो 0 लें तो हमारे पास में क्या रहेगा, अगर ए संख्याओं के लिए क्या आएगा, 4Q प्लस 1 भी हो सकता है, अगर ए का एसेंस 4Q प्लस 2 भी हो सकता है, 4Q प्लस 3 भी के रूप में भी हो सकता है, जहाँ Q क्या है, भागफल है। अब आपको पता है कि प्रश्न में पूछा है कि विषम पूर्णांक, अब अगर विषम पूर्णांक लिया है तो 4Q और 4Q प्लस 2 तो होना नहीं है, क्योंकि ये तो सम हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसका धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 या 4Q प्लस 5 तो हो नहीं सका, क्योंकि b है वो 4 है। तो ठीक है, इसके संभावित मान क्या हो सकते हैं, 4Q1 और 4Q प्लस 3 के रूप में आएगा। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, एक एग्जाम्पल है जिसको हम यहाँ सरल करने का प्रयास करेंगे। एक मिठाई विक्रेता के पास में 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान है और ये ढेरियाँ बर्फी की प्रात में न्यूनतम स्थान घेरें। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और एचसीएफ में 420 बड़ी संख्या है, 130 छोटी है, तो इसको पूरा ये प्रोसेस जो आपको दिखा रखा है यहाँ पर, इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो 420 हमारा ए आ गया, ये हमारा बी आ गया, ये हमने क्यू ले लिया, ये हमारा रिमाइंडर आ रहा गया। तो 13 13 13 दूनी 6 13 39। ठीक है, तो कितने हो गए, 390 प्लस कितने बच गए, 30। अब इसको हम यहाँ ले लेंगे आर की बी की जगह, 130 30 का हो गया। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब इसका जो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है महत्तम समापवर्तक वो 10 रहेगा। तो प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको हम सरल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा ये है, और प्रश्न आप देख सकते हैं हमारे सामने कुल 5 प्रश्न हैं। 1.3 हम अगले लेसन में करेंगे। तो अब हम इन 5 प्रश्नों को थोड़ा सोल्व करेंगे। ये 5 प्रश्न मूल हैं, इनको आप समझने का थोड़ा प्रयास करना। तो अब हम यहाँ एक प्रश्न लेते हैं और इसको सरल करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास में 1.1 प्रश्नावली है, जिसका पहला प्रश्न है 135 और 224। इन संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का हमें प्रयोग करते हुए इनका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, ये 225 है, गलत लिखा गया है। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि 225 है वो क्या है, बड़ा है किससे, 135 से। ठीक है, चलिए ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, अब हम इसे सरल करते हैं। तो 225 बराबर 135। ठीक है, अब इसको किससे गुणा करें, तो आपको पता ही है कि 270 हो जाएगा, बड़ा है, 2 बार करने पर 1 बार करते हैं तो रिमाइंडर हमें मिल जाएगा इसका कितना, 90। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि r इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यानी कि
जो कह सकते हैं कि 90 है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये जो 90 है वो 90 हमारा अब क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। और ये जो अपना 135 b था ये अब a बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 135 और यहाँ आ गया हमारा 90। अब 90 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से करेंगे, ठीक है। और प्लस क्या रह जाएगा 45। अभी भी हमारे सामने r 0 नहीं हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि 45 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो 90 नेक्स्ट यहाँ पर और 45 यहाँ, इसको मल्टीप्लाई किया 0 से तो उत्तर कितना आ गया हमारा, 2 से गुणा किया तो सेंसबल कितना आ गया 0। तो अब शून्य प्राप्त हो जाने पर ये प्रक्रिया यहाँ पर क्या हो गई है, समाप्त, ठीक है। तो तीसरे चरण में हमें भाजक 45 प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये भाजक b, ठीक है। तो जो 45 है वो HCF है किसका, 225 व 135 का, ठीक है। हमने ये सरल कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर 800 जो 67 है वो बड़ा है 255 से। आगे बात समझ में आपके है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड की एल्गोरिदम को लेते हैं और इसको सरल करने का प्रयास करते हैं। तो 255 को किससे गुणा करें कि क्या प्राप्त हो जाए, 867 के नज़दीक संख्या आ जाए। तो लगभग मेरे ख्याल से ये 3 तक में प्राप्त होगी, ठीक है। तो 3 तक में इसका सेंसबल क्या आ जाएगा, इसका सेंसबल पक्का है कि पीछे 2 आएंगे, 0 और 1, 102। और 102 इज़ नॉट इक्वल टू 0, हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए 255 आ जाएंगे यहाँ पर और 102 हो गया यहाँ पर। अब इसको किससे गुणा करें, तो 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 2 से गुणा करेंगे तो प्लस हमें क्या बच जाएगा 51, ठीक है। अभी भी 0 नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, 102 को यहाँ ले लेंगे और इसको बराबर करेंगे हम यहाँ, इसको हमने बराबर कर लिया है, ठीक है। और 51 यहाँ आ जाएगा। 51 को किससे गुणा करें, 51 को 2 से गुणा करें तो सेंसबल 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 बराबर 0 है, इसलिए 51 क्या हो गया, 51 HCF है किसका, 867 और 255 का, ठीक है। तो इस प्रकार आप HCF ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इसके अंदर जो है ये 196 व 38,220, ये क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, इसका आंसर आपको ज्ञात करना है 196 और 38,220 का, ठीक है। अब हम लेते हैं एक नया क्वेश्चन, और नया क्वेश्चन अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी है, हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है हमें, कोई भी धनात्मक विषम संख्या, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या कहेंगे हम यहाँ पर, विषम पूर्णांक संख्या 6q+1 या 6q+3 या कह सकते हैं 6q+5 के रूप में होता है।
जहाँ q क्या है, q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होती है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम कैसे सरल करेंगे? तो यहाँ माना कि एक जो पूर्णांक संख्या है, ठीक है, माना कि एक पूर्णांक संख्या है, वो हमारी माना a एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और दूसरी हमारी पूर्णांक संख्या कौन सी है? दूसरी b बराबर हमारी है 6, क्योंकि यहाँ BQ होता है। ठीक है, तो यूक्लिड की जो एल्गोरिदम है, मैं यहाँ आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से तो क्या है यूक्लिड की एल्गोरिदम? a बराबर 6q + r। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जो r है वो बड़ा या बराबर होगा और छोटा होगा 6 से। ठीक है, तो यहाँ जो मान आएगा r का मान, वो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। ठीक है, जब r का मान इस प्रकार कोई भी आता है तो अब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। एक तो हम लिख सकते हैं 6q + 1, एक हम लिख सकते हैं 6q + 2, एक हम लिख सकते हैं 6q + 3 और एक हम लिख सकते हैं 6q + 4 और एक लिखेंगे 6q + 5। लेकिन यहाँ पूछा है कि क्या इसे विषम पूर्णांक संख्या 6q 1, 3 और 5 के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल हम इन्हें क्या करेंगे, इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसे इस रूप में नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, इसे इस रूप में नहीं लिख सकते, हम इसे इस रूप में भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसका कारण ये है कि ये विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। ओके, तो विषम संख्या लिखेंगे तब 6q एक कोई पूर्णांक संख्या है, तो +2 होते ही ये तो क्या हो गई, ये सम हो गई। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक सम संख्या हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में इसे लिख सकते हैं। एक और सवाल हम करते हैं। यहाँ हमारे सामने एक अगला प्रश्न है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, सदस्य कितने हैं? 616 और 32 सदस्यों वाली जो आर्मी बैंड है उसके पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, इसको किस प्रकार हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ तो हल्का सा समझने की ज़रूरत है कि आर्मी में कितने सैनिक हैं, 616 और बैंड में 32। तो ये बड़ा है, तो ये हमारा 616 हो गया, बड़ी संख्या। और अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड वाला जो हमारा एल्गोरिदम है उसका उपयोग करेंगे।
तो 32 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें इसकी नज़दीकी संख्या मिल जाए। तो अगर हम इसको 10 से करें तो 320 होता है, तो इसका अर्थ हुआ कि 640 20 बार। तो हम करेंगे इसको 19 से गुणा, तब कितना बच जाएगा हमारे पास में 8 और बच गए इसमें 8। ठीक है, तो अब यहाँ 8 क्या है, 8 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 32 को हम यहाँ ले लेंगे और बराबर, ठीक है, 8 को किससे गुणा करेंगे 32 आ जाए, तो 8 चौके 32, ठीक है, और 0 प्राप्त हो गया हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 स्तंभ बनाने पड़ेंगे। हमें क्या करने पड़ेंगे, 8 के स्तंभ बनाने पड़ेंगे। तो उनके आगे वो लोग खड़े हो जाएंगे और वो बैंड के पीछे अपनी टुकड़ी की क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ हमारा 4th क्वेश्चन अब करेंगे हम अटेंड। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। इसमें संकेत है कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q 3q1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। और इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है या नहीं। तो इन चीज़ों को भी हम करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहले हम अपना जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। तो यहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो पूर्णांक m के लिए हमें 3m या 3m प्लस 1 के रूप में इनको दर्शाना है। ठीक है, इतना सा सिंपल है। और वहाँ हम इसने बताया भी है कि x मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तो हम मान लेते हैं, माना x धनात्मक पूर्णांक है हो। ठीक है, तब क्या होगा, जैसा कि प्रश्न में बताया 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में हो सकता है। यदि x बराबर क्या लिखे हम 3q लिखे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो इधर तो हो गया x स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो गया 3q का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 9, आंसर हो गया 9q स्क्वायर। ओके, बराबर, अब इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर। तो यहाँ हम इसे 3m भी लिख सकते हैं। क्योंकि 3q स्क्वायर बराबर m। ठीक है, ये भी कोई ना कोई पूर्णांक ज़रूर है। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और करें इसका अगला, कि जैसे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, आपके लिए थोड़ी सहूलियत रहेगी। हम करते हैं x बराबर 3q प्लस 1। ठीक है, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर ठीक है। तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर और इधर क्या हो गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया हमारे सामने एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1। ठीक है, आ गया होगा आपके समझ में यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, आगे लेंगे इसको, जहाँ 3 कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ क्या हुआ आप देखिए समझिए इसको, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, इसको 3q से गुणा कर दिया, इसको 1 से गुणा कर दिया, प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, और इसे मैं थोड़ा वापस और सरल करता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ 9q स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 6q प्लस 1 हो गया। अब मैं यहाँ लेता हूँ 3 कॉमन, तो मेरे पास यहाँ क्या बच गया, मेरे पास यहाँ बच गया 3q स्क्वायर प्लस इसमें से मेरे पास में क्या बच गया 2q। ठीक है, ये प्लस 1। अब मैं इस पूरे को m के रूप में लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा 3m प्लस 1। तो जैसा कि ऊपर हमें बताया गया था कि क्या इसे 3q प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका एक अगला रूप भी ले सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे ये 3q प्लस 1 या इसे हम कह सकते हैं 3m प्लस 1। अब हम लेते हैं 3q प्लस 2 वाला। ठीक है, तो यहाँ x बराबर मान लीजिए 3q प्लस 2 वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसको और ज़्यादा हम सरल कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम करते हैं 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 3q स्क्वायर, यहाँ बच गए 2q स्क्वायर कर सकते हैं। नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, इसको 1 लिख दिया हमने और यहाँ प्लस 1 कर दिया, यानी कि ये 3 प्लस 1 ये 4 हो रहा है। ठीक है ना, हमने 4 को टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, 3 यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया 3q स्क्वायर, यहाँ बच गया 4q प्लस यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 1। ओके, तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, 3m प्लस 1। ठीक है, तो समीकरणों में चाहे इस समीकरण की बात करो चाहे ऊपर वाले समीकरण की बात करो, तो स्पष्ट है कि एक्स स्क्वायर है वो 3 से विभाजित होता है। एक्स स्क्वायर है वो अगर 3 से विभाजित होता है, ये भी अगर 3 से विभाजित होता है, तो शेषफल 0 बचता है या फिर बचता है 1। क्यों? क्योंकि अगर हम 3m को 3 से डिवाइड करेंगे तो बच गया m, अगर हम 3m प्लस 1 को 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 1 बचता है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत आसान है ये।
आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को बार बार आप रिवाइज कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं अब। तो पांचवा प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है या नहीं, ये हमें यहाँ दर्शाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि माना ए धनात्मक संख्या है, ये क्या है, धनात्मक संख्या है। ओके, और बी यहाँ हम 3 मान लेंगे। ठीक है, घन के रूप में। तो इसकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर 3q प्लस r। q आपको पता ही है भागफल है और r इसका क्या है, शेषफल है। और इस r का मान है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, r का मान क्या है, r है वो क्या रहेगा, बड़ा या बराबर होगा 0 से। और r छोटा होगा किससे, 3 से। किससे छोटा होगा, 3 से। अब मान लीजिए कि r बराबर 0 हो, r बराबर क्या हो, 0 हो, तो क्या होगा, तो होगा a बराबर 3q। अगर मान लीजिए r बराबर क्या हो, 1 हो, तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2। तो 3 तो होगा नहीं। ठीक है, अब इसका अर्थ हुआ कि a या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में है। ये जो a है वो इनके रूप में है, 3q में या 3q1 3q प्लस 2 के रूप में। अब हम क्या करते हैं, a बराबर 3q करते हैं। ठीक है, और दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, यहाँ पर घन करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 का क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा a क्यूब बराबर कितने हो जाएंगे, 27q क्यूब। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और इस प्रकार लिख सकते हैं। आप मान लीजिए कि 9 गुणा 3q क्यूब। ठीक है, हो सकता है इस प्रकार। तो हम यहाँ इस 3q क्यूब को m के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ a घन किसके रूप में हो सकता है, 9m के रूप में हो सकता है। समझ में आई आपको ये बात, 9m क्यूब के रूप, मतलब जो a है वो 9m के रूप में हो सकता है। पुनः यदि अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि a बराबर क्या हो, 3q प्लस 1 हो, तब दोनों का घन कर देंगे। तो a क्यूब, तो 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेते यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, 3q बच जाएगा, q स्क्वायर सॉरी, और यहाँ बच जाएगा q और यहाँ बच जाएगा 1। तब हम क्या लिख सकते हैं कि a घन के रूप में 9m प्लस 1 के रूप में लिखा
जा सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा और हम इसको करें यहाँ कि मान लीजिए a बराबर 3q प्लस 2 हो तो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का घन कर देंगे। तो दोनों का घन आगे क्या होगा, आगे होगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, यही होगा ना। अब इसको सरल करते हैं हम, तो यहाँ पर 27q क्यूब प्लस इसका आंसर हो जाएगा और 54 का क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस हो जाएगा इसका 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 कॉमन लेने हैं। तो वापस वही बात हो गई, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस कितने हो गए, 9 चौके 9q प्लस 8 हो गए। ठीक है, तो अब इस पूरे के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तब हम लिखेंगे a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a क्यूब है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है। अतः a3 एक धनात्मक पूर्णांक है जो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे प्रश्नावली 1.1 यहाँ कंप्लीट हो गई है और हमने भूमिका का भी अध्ययन कर लिया है। आगे हम अगला चैप्टर जो हमारा पार्ट 2 है उसके अंदर हम आगे की जो हमारी प्रमेयिका है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1.2 है जिसके अंदर हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो हमारी एक फंडामेंटल थ्योरम है उसके बारे में हम बात करेंगे, एलसीएम एचसीएफ के बारे में, और इसके अलावा हम परिमेय संख्याओं के बारे में भी बात करेंगे। तो अगले वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।